चलिए ध्यान से देखिएगा। कक्षा 12 में आज हम लोग तीसरा लेसन पढ़ेंगे। वैद्युत रसायन। इस लेसन का नाम है वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध तथा पारंपरिक ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के बीच संबंध तथा पारंपरिक ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाता है। अब ये वैद्युत रसायन की परिभाषा थी। अब ध्यान से देखेंगे। आपको जो है वैद्युत ऊर्जा के बारे में, रासायनिक ऊर्जा के बारे में और उनके ऊर्जा के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में भी हमें अध्ययन करना है। इसके पहले हम वैद्युत चालक के बारे में यदि बात करें तो वैद्युत चालक जो है क्या है, यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचार होता है, यानी जिसमें विद्युत धारा का संचार हो जाए वे क्या कहलाएंगे, चालक, यानी विद्युत चालक कहलाते हैं। और जिनमें विद्युत धारा का संचार नहीं होता है उसको हम विद्युत अचालक कहते हैं। यहाँ परिभाषा में लिखा है विद्युत चालक क्या होते हैं भाई, यानी कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, चालक कह सकते हैं। और विद्युत अचालक क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का आसानी से संचार नहीं होता है उसको हम विद्युत अचालक कहते हैं। चालक में हम जो है धातु भी लिख सकते हैं, अम्ल क्षार लवण भी लिख सकते हैं, यानी धातुओं में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है और अम्ल क्षार लवण के जलीय विलयन में भी विद्युत धारा का संचार हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पर में विद्युत अचालक की बात करें तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का संचार होता ही नहीं है तो उनको हम क्या कहेंगे, विद्युत अचालक कहेंगे। जैसे में अगर आप ले तो रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का संचार नहीं हो सकता है। जैसे अधातुओं में कुछ अधातु ऐसी भी होती है जिनमें विद्युत धारा का संचार होता है, जैसे ग्रेफाइट अधातु है फिर भी उसमें विद्युत धारा का संचार होता है। लेकिन हम जो अधिकांश अधातुओं में देखेंगे कि विद्युत धारा का संचार नहीं होता है। अब जो चालक दो प्रकार के होते हैं, चालक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक होता है या इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह सकते हैं। धात्विक चालक कहें या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहें, बातें की होगी। एक होता है आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक। तो ध्यान से देखेंगे धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक है क्या, यानी वे चालक जिनमें विद्युत धारा का संचार इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक का कार्य करते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत वाहक का कार्य कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक या धात्विक चालक कहते हैं। और वहीं पर आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक कौन होता है भाई, यानी वे चालक जिनमें विद्युत वाहक का कार्य इलेक्ट्रॉन न करके आयन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक चालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें विद्युत वाहक का कार्य जो है आयन करते हैं, आयनिक चालक या विद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। अब देखेंगे धात्विक चालक में आपके धातुएं केवल होती है। धात्विक चालक में धातुएं केवल जो है धात्विक चालक कहलाती है। जैसे आपका सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम, ये धातुएं हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चालक का कार्य करेंगे। अब आयनिक चालक में हमने आपको बताया विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते भाई, विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके, यानी कि वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सकती है विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। लेकिन जहां पर यानी वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर विद्युत अपघट्य की श्रेणी में क्या आता है भाई, अम्ल क्षार लवण आते हैं। अम्ल क्षार और लवण के जलीय विलयन में यदि आप वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वे जो आयनित हो जाते हैं, यानी उनमें आयन बन जाते हैं और वे आयन जो विद्युत वाहक का कार्य करते हैं। इसीलिए विद्युत अपघट्य जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जिसको हम चालक भी कह सकते हैं। अगर विद्युत अनअपघट्य की बात करें तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है विद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे आपका चीनी है, चीनी का जलीय विलयन है
या यूरिया का जली विलयन है, तो उसमें अगर वैद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो वे जो है आयन बनाते नहीं। जब आयन नहीं बनेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर हम बात करें विद्युत अपघट्य में, तो कुछ विद्युत अपघट्य जो प्रबल होते हैं और कुछ दुर्बल होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन होते हैं भाई? वे वैद्युत अपघट्य जो जली विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। प्रबलता का मतलब ये होता है कि जिसका वियोजन स्थिरांक एक के क्या हो, यानी वियोजन की जो मात्रा हो वह एक हो। तो हम ये कह रहे थे कि वह पदार्थ जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, यानी वे पदार्थ जो जली विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करें तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल कौन होते हैं भाई? जैसे प्रबल अम्ल की श्रेणी में हम आपको लिख दें, यहाँ पर आपका NaOH प्रबल क्षार है, आपका जो है KOH प्रबल क्षार है, BaOH का ट्वाइस है आपका, ये भी क्षार की श्रेणी में आता है। और यहीं पर आपका HCl है, HNO3 है, HNO3 है, और यह आपका H2SO4 है। तो ये क्या है? ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार हैं। तो इनको हम कह सकते हैं क्या? प्रबल विद्युत अपघट्य कह सकते हैं। या आपका जो लवण है जैसे NaCl है, ठीक, अब जो है CaCl2 है, ये प्रबल क्या है? ये जो आपको प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा जो आपका लवण तैयार होता है वो भी प्रबल ही होता है, अर्थात उसका भी वियोजन, उसके वियोजन की मात्रा भी क्या होती है? एक होती है। अर्थात जो है वियोजन की मात्रा की अगर बात करें तो वियोजन की मात्रा क्या होती है भाई? तो वियोजित अणुओं की कुल संख्या और वियोजन से पूर्व अणुओं की कुल संख्या का जो अनुपात है अगर एक हो जाए तो वियोजन की मात्रा जब एक हो जाएगी तो जो आपका विद्युत अपघट्य होगा वह प्रबल कहलाएगा। अगर एक से कम है तो वह क्या है? दुर्बल है। अब अगर हम बात करें दुर्बल विद्युत अपघट्य की, तो वे पदार्थ जो जली विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं या पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य की श्रेणी में दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार आते हैं। दुर्बल क्षार में आपको हम ले लें तो AlOH का क्या है? ट्राइस है, ये दुर्बल क्षार है। अब जो NH4OH है, ये क्या है? दुर्बल क्षार है। अगर CH3COOH ले लें, ये दुर्बल अम्ल है। HCOOH ले लें तो ये दुर्बल अम्ल है। HCl ले लें तो ये दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जो है, या दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के द्वारा बने हुए जो लवण होते हैं वे भी जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे इसी में ऑक्सीकरण अपचयन। कक्षा 11 में आप पढ़ के आए हैं। ऑक्सीकरण कब होता है, कब अपचयन होता है? जब कोई परमाणु, अणु अथवा आयन या कोई पदार्थ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, यानी अपनी बाह्य कक्षा से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की यह प्रक्रिया जो होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। परंतु कोई पदार्थ, परमाणु, अणु अथवा आयन उसी का क्या करे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। कक्षा 11 में हम लोग इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में एक बार हम और बता दें। जैसे ये भी हम परिभाषा देते हैं कि जब कोई पदार्थ जो है ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है तो उस क्रिया को, यानी ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की जो क्रिया होती है ऑक्सीकरण कहलाती है। या आप कहें कि हाइड्रोजन को त्यागने की क्रिया या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। उसी के सेम विपरीत होती है हाइड्रोजन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या ऑक्सीजन का त्याग करना। क्या हो जाता है? ये जो प्रक्रम है वो अपचयन का है। लेकिन ये ध्यान दें कि कोई भी रासायनिक क्रिया यदि संपन्न हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा? अपचयन होता है।
यानी कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कह देते हैं। यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है क्या? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, ये ध्यान से देखेंगे, ये ऑक्सीकरण की परिभाषा, फिर यहाँ से अपचयन की परिभाषा है। ये आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, इस अभिक्रिया को अगर देखें इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और ये नीचे वाली अभिक्रिया को देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, बाहर निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और जो ग्रहण करता है उसको क्या कहते हैं? अपचयन कह देते हैं। अगर ये दोनों क्रियाएं एक साथ हो जाए तो उनको हम रेडॉक्स या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कह देते। अब देखेंगे जैसे आपका Zn है, ये कॉपर पर 2+ है, T का निशान है, Zn पर 2+ Cu है। तो देखिए Zn पर 2+ में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है और Cu पर 2+ से Cu में क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। तो ये भी आप जान लें कि ऑक्सीकारक कौन है। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है, लेकिन जिसका अपचयन हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। तो Zn यहाँ पर अपचायक है और Cu पर 2+ क्या है? ऑक्सीकारक है। अब थोड़ी सी बात हम आगे कर देते हैं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व क्या होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन या उसकी गलित अवस्था में से विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्रिया है या प्रवाहित होने का जो गुण है वह क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटनी चालकत्व कहलाता है। यह जो है, जैसे ध्यान देने की बात यह है कि ये जो क्रियाएं हैं, जिस तरह से धातुओं के ऊपर जो है ओम का नियम लागू होता है, विद्युत धारा पड़े होंगे तो ओम का नियम लागू होता है, उसी तरह से इस पर भी ओम का नियम लागू होगा। जैसे आपको हम ये बात कर रहे थे कि धातु चालकों की तरह विद्युत अपघटनी विलयन भी ओम के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं। क्योंकि जो जैसे धात्विक जो चालक होते हैं वे ओम के नियम का पालन करते हैं, तो विद्युत अपघटनी चालक भी क्या करते हैं? ओम के नियमों का पालन करते हैं। ओम का नियम है क्या भाई? यहाँ पर हमने ओम का नियम लिखा है। ओम का नियम यही होता है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है। उस नियतांक को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं या निष्ठांक है। तो ये लिखा है, किसी विद्युत अपघटनी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ये तो आपको परिभाषा, या दूसरी परिभाषा आप ये दे सकते हैं कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर जो उत्पन्न होता है और उस चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा का जो अनुपात होता है वह नियत होता है, अर्थात बदलता नहीं है। उस नियत मान को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है V प्रोपोर्शनल I, तो V बराबर IR लिख सकते हैं, तो R बराबर V/I। प्रतिरोध, ये R क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या है? ओम। प्रतिरोध के मात्रक को हम क्या कहते हैं? ओम भी कहते हैं। अगर इसको देखते हुए अगर लिखें तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि V का यानी जो विभवांतर है उसका मात्रक वोल्ट होता है और वैद्युत धारा I का मतलब होता है वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं या ओम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे चालकता के बारे में। चालकता जो होती है प्रतिरोध की विद्युत क्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी भी विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वह जो है उस चालक या विद्युत अपघट्य के प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रम के बराबर होती है। अर्थात हम अगर विद्युत चालकता को C से प्रदर्शित करें और प्रतिरोध को R से, तो C बराबर 1 क्या लिखते हैं? R लिखते हैं। अब अगर इनके बीच अगर हम इसमें R का मान रख भी दें तो R का मान आपका C बराबर हो जाएगा I क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। और इस चालकता का जो मात्रक होगा उसको हम सीमेंस इकाई भी कर सकते हैं या प्रति ओम लिख सकते हैं या मोह लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चालकता का क्या है? मात्रक होगा।